हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजन विद अगेन एंड टुडे इज़ द डे ऑफ एडवाइस नंबर 15 जो कि एक एडवाइस नहीं है. दैट विल बी अ स्नैपशॉट ऑफ द एंटायर 3 month सीरीज दैट आई डन विद यू ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम. सो आई विल रिवाइज ईच एंड एवरी एडवाइस वन बाय वन and you can always save this as a ready reckoner for you for going forward. So I will start with the advice number 1 जो कि मैंने आपको बताया था that you should fill up your proposal form yourself. या आप खुद प्रपोजल फॉर्म भरिए या अपने एडवाइज़र से प्रपोजल फॉर्म भरवाइए अपने सामने. और आपकी हाइट क्या है, वेट क्या है, आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, नहीं ले रहे, ये सब चीज़ें आप उसमें मेंशन करिए. अगर कोई पीछे सर्जरी हो रखी है वो भी उसमें मेंशन करिए, सो दैट कल को क्लेम के टाइम पे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी. दिस वाज एडवाइस नंबर 1. गोइंग फॉरवर्ड, एडवाइस नंबर 2 दैट आई डिस्कस वाज अबाउट व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच द क्लेम गेट डिनाइड. किन किन कारणों की वजह से क्लेम डिनाई होता है. सबसे बड़ा कारण ये है जब हम कोई चीज़ में मेंशन नहीं करते. मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर या कोई और इलनेस थी या कोई सर्जरी हो रखी थी, वो आपने मेंशन नहीं करी और जब वो चीज़ सामने आएगी इंश्योरेंस कंपनी की तो क्लेम डिनाई हो जाएगा. उसमें मैंने एक बात और भी कही थी कि अगर ड्रिंक करने की वजह से कभी आप एडमिट होते हैं तो क्लेम नहीं मिलेगा. शराब पीने की वजह से अगर रूट कॉज अल्कोहल है तो क्लेम आपको नहीं मिलेगा. थर्ड एडवाइस विच आई डिस्कस वाज अबाउट द रूम रेंट. हर एक पॉलिसी के अंदर रूम रेंट की कैपिंग होती है. कई जगह ये लिखा होता है नो रूम रेंट कैपिंग, उसमें भी ये कैपिंग होती है कि आप स्वीट नहीं ले सकते. वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ चेक विद एडवाइज़र. और एडवाइज़र नहीं है तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से चेक करें कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कौन सा रूम रेंट कैटेगरी फॉल करती है. बिकॉज रूम रेंट चेंज होने की वजह से आपके चार्जेस बढ़ जाते हैं. तो जो चीज़ आपको 2 या 4% का चार्ज कटना था वो सीधा ही आपका 15% या 20% पे चला जाएगा. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Another advice that I give, the advice number 4 was about consumables. What are consumables? Consumables वो चीज़ होती है जिसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगी. जैसे फॉर एग्जांपल मास्क, ग्लव्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट नहीं करती. हर एक टाइम जब कोई भी पेशेंट एडमिट होगा देयर इज सर्टेन पार्ट विच इज कंसिडर्ड एज ए कंज्यूमेबल. मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का बिल आया तो ऑन एन एवरेज 3 से 4% में भी 7% तक कंज्यूमेबल का चार्ज होता है जो कि एक पेशेंट को खुद पे करना होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी. दिस वॉज एडवाइस नंबर 4. एडवाइस नंबर 5 इज अबाउट प्री एंड पोस्ट. प्री एंड पोस्ट का मतलब होता है वो चीज़ जो आपकी जिसका आपकी वजह आप एडमिट हुए हैं और एडमिट होने से पहले आपने जो भी खर्चा किया है अपने टेस्ट के ऊपर वो प्री में आ जाएगा. पोस्ट में आ जाएगा आपका जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, उसके बाद जो खर्चा होता है वो पोस्ट में आता है. ये सारा खर्चा आपको रीइंबर्समेंट होगा, ये कैशलेस नहीं होता बिकॉज आपको बाद में सबमिट करना पड़ता है. कुछ कंपनी 30 दिन और 60 दिन का प्री एंड पोस्ट लेके चलती हैं और कुछ कंपनी 60 दिन और 90 दिन का लेके चलती हैं. ये आपकी अपने इंश्योरेंस कंपनी में या आप अपने एडवाइजर से चेक करिए. एडवाइस नंबर 6 इज अबाउट कोविड. पहली बात तो ये कोविड कवर है, उसमें आपको अलग से पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है. जो आपकी करंट पॉलिसीज हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की उसके अंदर कोविड की वजह से अगर आप एडमिट होते हैं तो कोविड कवर्ड है. बट जब लॉकडाउन से पहले हमने बात करी थी तो कोविड की जो किट आती है उसको कहते हैं पीपी, पर्सनल प्रोटेक्शन किट, दैट इज नॉट बीइंग पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज. बट नाउ व्हाट वी हैव कम टू नो दैट रिसेंटली फ्यू कंपनीज स्टार्टेड पेइंग सम पार्ट ऑफ इट. बट मेजोरिटी ऑफ द पार्ट आपका वो कंज्यूमर में चला जाएगा, वो आपको खुद पे करना पड़ेगा, वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी. एडवाइस नंबर 7 वाज अबाउट द फाइनल बिल. फाइनल बिल जिस समय जाता है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 12 और 1 बजे तक फाइनल बिल आपका इंश्योरेंस कंपनी को चले जाना चाहिए. अगर फाइनल बिल इंश्योरेंस कंपनी को नहीं गया, मान लीजिए वो 7 या 8 बजे रात को गया, देन देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि अगले दिन आपका अप्रूवल है तो देन इट विल बी हैसल फॉर द फैमिली. फॉर अ बेस्ट प्रैक्टिस, फॉर अ स्पीडी अप्रूवल यूजली 3 से 4 घंटे लगते हैं. आप 12-1 बजे तक फाइनल बिल अपना भेज दीजिए, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी. एडवाइस नंबर 8 वाज अबाउट नेटवर्क एंड नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल. नेटवर्क हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होते हैं जहां पर आपकी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी या आपका कार्ड कैशलेस अप्रूव कर देता है. नॉन नेटवर्क वो होते हैं जहां पर आपको पहले पे करना होता है, बाद में आपको रिइंबर्समेंट होती है ना. मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में गए जो आपके पैनल पे नहीं है और वहां पर आपका 2 लाख रुपए का खर्चा आ गया. वो 2 लाख रुपए खर्चा आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा. इंश्योरेंस कंपनी आपको बाद में रिइंबर्समेंट करेगी विच विल टेक अप्रॉक्सिमेटली 35 to 40 days. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने एडवाइजर से, अपनी इंश्योरेंस कंपनी से चेक करिए कि कौन से आपके हॉस्पिटल पैनल पे हैं और कौन से पैनल पे नहीं है, ताकि आपको इमरजेंसी में आके उस पर दिक्कत ना आए. नाउ एडवाइस नंबर 9 अबाउट पोर्टेबिलिटी. पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके पास आज एक इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी है और किसी वजह से आप दूसरी कंपनी में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं. उस केस में आपकी पुरानी पॉलिसी ही वहाँ पर टेक ओवर हो जाएगी. लेकिन जब भी आप उसको टेक ओवर करेंगे, आपको मान लीजिए 4 साल पुराने आप एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ है तो आपको 5वां साल माना जाएगा. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अगर पीछे कोई प्रॉब्लम हो रही है अब आप उनको ना बताएं. आप अपना प्रपोजल फॉर्म पोर्टेबिलिटी का ऐसे ही भरिए जैसे आप फ्रेश भर रहे थे.
अगर बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई सर्जरी हो गई है, कोई मेडिसिन शुरू कर दी है, कोई डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कुछ भी है आप मेंशन करिए, देन इट इज अ कॉल ऑफ द न्यू कंपनी टू डिसाइड वेदर दे वांट टू गिव इंश्योरेंस टू यू और नॉट। सो पोर्टेबिलिटी के टाइम पे आप उसको ऐसे मान के चले जैसे आप एक अपना फ्रेश इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो अपनी सारी बातें नई कंपनी को वैसे ही बताएं। नेक्स्ट एडवाइस और एडवाइस नंबर 10 अबाउट टॉपअप्स। टॉपअप्स वो प्लान होते हैं जो थोड़े पैसों में बहुत बड़ा कवर दे देते हैं। ये बड़ा इंडिविजुअल चॉइस है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक चीज़ के लिए दो पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए, आप एक ही कवर लें, बड़ा कवर लें। बट येस, टॉपअप इज़ वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट जो कि आप थोड़े पैसों में बड़ा कवर ले लेते हैं। बेस पॉलिसी जब तक यूज़ नहीं होगी टॉपअप शुरू नहीं होगा। मान लीजिए आपकी बेस पॉलिसी थी 5 लाख की और टॉपअप आपका था 50 लाख रुपए का, वो 50 लाख तभी एक्टिव होगा जब आपका बेस पॉलिसी 5 या 10 लाख की कंज्यूम नहीं हो जाती, उसके बाद ही वो शुरू होगा। Then the next advice, advice number 11 was about fraud that happen in an online, while paying the renewal. होता क्या है, कई बार हमें मैसेज आता है कि आज आपका प्रीमियम 40,000 का है, अगर आप इस लिंक पे जाके पेमेंट करेंगे तो आपको 35,000 रुपीज़ पे करना होगा। प्लीज़ डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी सूरत में आज इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं देती हैं। प्लीज़ चेक विद एडवाइजर और विद द इंश्योरेंस कंपनी। मेरी सजेशन ये रहेगी, ऑलवेज गो ऑन द इंश्योरेंस कंपनीज वेबसाइट एंड मेक द पेमेंट। किसी भी आप ऐसे लिंक पे जो प्राइवेट लिंक्स आते हैं उन पे जाके पेमेंट ना करें, बिकॉज देन देयर कुड बी पॉसिबल दैट यू माइट इवन लूज अ पॉलिसी, और तो शायद आपको पता ही नहीं लगे। एडवाइस नंबर 12 विच इज़ अबाउट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़। कुछ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ सोचते हैं कि हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत क्या है, हमारे पास ऑलरेडी कवर है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं है, बिकॉज आज के दिन में आपने इंश्योरेंस कंप से आप इंश्योरेंस नहीं ली और आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, एंड गॉड फॉरबिड यू आर बीइंग डायग्नोज्ड विद अ क्रॉनिकल इलनेस, उसके बाद throughout the life no insurance company, there could be probability that no insurance company will going to give you insurance. So my suggestion and request to all the corporate employees, they should have right now their own mediclaim insurance, personal mediclaim insurance, which should run parallel to the current insurance which is being provided by the corporate. Advice number 13 was about how much insurance we should have for the parents. Now this is a very very interesting topic कि हमें यूजुअली पहले लगता था कि माँ बाप के पास बड़ा इंश्योरेंस कवर नहीं मिल सकता बिकॉज 60 साल के हो गए हैं या 65 साल के हो गए हैं। यू विल बी सरप्राइज, अब ऐसी ऐसी पॉलिसीज आ गई हैं, अगर आपके पेरेंट्स 80 साल के भी हैं तो भी 25 से 30 लाख का कवर वो ले सकते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने लिए अपने पेरेंट्स के लिए कम से कम 10 से 20 लाख रुपए के बीच का कोई भी कवर अपने पेरेंट्स के लिए, बिकॉज सिचुएशन इज नॉट गुड, चार्जेस आर गेटिंग हायर एंड हायर ऑन द मेडिकल एक्सपेंसेस। सो दैट इज माई सजेशन दैट गो फॉर अ बिगर मेडिक्लेम, एंड नाउ देयर आर द पॉलिसी विच आर देयर इज नो कोपे ऑन द करंट पॉलिसीज। नाउ एडवाइस नंबर, द लास्ट एडवाइस दैट आई गिव द लास्ट वीक वाज एडवाइस नंबर 14। कौन सी कंपनी अच्छी है और कितना हमारे पास कवर होना चाहिए एक हेल्दी फैमिली के लिए। तो आई डोंट वांट टू बी डिप्लोमेटिक, बट ऑनेस्टली द बेस्ट थिंग इज गो टू एन IRDAI साइट, आप जाके चेक करिए उनका क्लेम रेशियो, जिसका क्लेम रेशियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके साथ कोई एडवाइज़र है। ये 2-3 फैक्टर्स आपको देखने हैं। आपका एडवाइज़र में दम होना चाहिए, उसको नॉलेज पूरी होनी चाहिए और कंपनी का क्लेम रेशियो अच्छा होना चाहिए। यू कैन चूज अ क्लेम, बिकॉज नो इंश्योरेंस कंपनी इज देयर टू रिजेक्ट द क्लेम, दे आर ऑल हेयर टू गिव यू द क्लेम। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू प्रूव ऑल द फैक्ट्स। सेकेंडली, कितना होना चाहिए, ये 2 बातों पर डिपेंड करता है। हाउ मच यू कैन अफोर्ड, how much you can easily afford. My suggestion is, in today's scenario, especially in this pandemic situation, nothing less than 25, 30 to 50 lakh rupees is the cover that one should look after. So whatever I said is all my experience of 13 years that I put across to you. Anything that where you feel you can always reach back to me, and I will be happy to answer you. So this was the entire health series come to an end, and thank you so much for all your support. And going forward, maybe in couple of weeks, I'm starting a very new topic which is must to have for everybody about cancer insurance, because it is spreading like an epidemic disease nowadays. Very soon I will start a cancer insurance, and till then take care of yourself, and thank you so much for all your support. Thank you so much.